तो यही है स्टोक्स। अब तक हमने पॉइसनलीज फार्मूला पढ़ा था, इसके बाद यही स्टोक्स फार्मूला पढ़ेंगे। और स्टोक्स फार्मूला में ये है कि इफ ए स्फेरिकल बॉडी, नोट डाउन, इफ ए स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस r moves with uniform velocity v in a viscous medium having the coefficient of viscosity is eta, then the viscous force, coefficient of viscosity eta, then the viscous force F is equal to 6 pi eta RB. तो इसमें अज्यूम क्या किया जाता है कि जो मीडियम है वह बड़ा है विथ रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, इस सब अज्यूम किया जाता है। और साइज ऑफ द स्फेरिकल बॉल शुड बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, माने वो मॉलिक्यूल की डिस्टेंस से बड़ा होना चाहिए। मॉलिक्यूल्स में जैसे शुगर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो पानी में डाल देते हैं, पता नहीं लगता, अब उस मॉलिक्यूल्स के लिए वह वैलिड नहीं है। यह उसके लिए वैलिड है जिसकी रेडियस कम से कम उस मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस, जो पानी के मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस है, उससे बड़ा होना चाहिए। ये सब इसमें अजम्पशंस मान के किया जाता है। तो 6 पाई ईटा RB, इसका जो डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन हम उसको डायमेंशनली करते हैं। डेरिवेशन कि द विस्कस फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा टू द पावर A, R टू द पावर B and V to the power C, or it comes out to be F, it is equal to K eta to the power A, R to the power B and V to the power C। इसका अगर हम डायमेंशन लिख डालें तो इट इज ml -1 t -1 और की पावर A, L to the power B and LT -1 to the power C। इसको अगर कंपेयर करके सॉल्व करोगे, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ A एंड B, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ A, B, C, we find that A is equal to 1, B is equal to 1, C is equal to 1। A हमेशा A, B, C 1 मिलता है, इसको सॉल्व कर देना। एंड देन F इट इज इक्वल टू K ईटा RB। K की जो वैल्यू है कांस्टेंट है, इट इज वैल्यू इट फाइंड टू बी 6 पाई। एक्सपेरिमेंटली इसको फाइंड किया जाता है एंड thus F इट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RB। ये हमारा हो जाता है विस्कस फोर्स। मतलब स्टोक्स लॉ के अनुसार ये विस्कस फोर्स जो है 6 पाई ईटा RB, अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है तो। ये हमारा स्टोक्स फार्मूला हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। Have you noted it? 6 pi eta RB। टर्मिनल वेलोसिटी देख लेना, टर्मिनल वेलोसिटी व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी। ध्यान से समझना थोड़ा। जब किसी स्फेरिकल बॉडी को किसी लिक्विड में, किसी विस्कस मीडियम में जब उसे ड्रॉप करते हैं, इनिशियली द वेलोसिटी इंक्रीजेज,
as the velocity increases, the viscous force also increases. अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो विस्कस फोर्स भी इंक्रीज करेगा. एंड इट इज फाउंड दैट at a particular point, when the weight of the body is balanced by the upthrust and the viscous force. Viscous force ऊपर लगेगा, upthrust भी ऊपर लगेगा, weight downward लगेगा. When weight of the body is balanced by the sum of the upthrust and the viscous force, then body attains a constant velocity. That velocity is known as the terminal velocity. तो ध्यान में रखना कि जब किसी बॉडी को पानी में गिराते हैं, पानी मतलब पानी चूंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा होता है, लिक्विड में, किसी लिक्विड में, इन एनी लिक्विड, अगर स्फेरिकल बॉडी को अगर हमने गिरा दिया तो व्हाट विल हैपन एज द वेलोसिटी इंक्रीजेज, then the viscous force also increases, and it is found that initially its motion is accelerated, लेकिन बाद में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर धीरे धीरे विस्कस फोर्स बढ़ता चला जाता है, जिसकी वेलोसिटी घटते घटते इस पॉइंट तक पहुंच जाती है, टेनिंग पॉइंट, when the upthrust and the viscous force balances the weight of the body, then body attains a constant velocity. That constant velocity is known as the terminal velocity. इसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं. टर्मिनल वेलोसिटी की जो डिफिनेशन दी जाती है कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इन द विस्कस मीडियम, मैक्सिमम वेलोसिटी attained by a body in the viscous medium, maximum velocity attained by a body in the viscous medium is known as the terminal velocity. Maximum constant velocity कह सकते हैं, maximum constant velocity attained by a body in the viscous medium is known as the terminal velocity. ये जो हमारी ये जो रेनी सीजन में जो लिक्विड ड्रॉप्स आते हैं, पानी की बूंदें, ये हमेशा टर्मिनल वेलोसिटी से आते हैं. हमारा स्पेस विस्कस मीडियम है. जब वो चलता है विस्कस मीडियम में तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दे अटेन्स ए पर्टिकुलर कांस्टेंट स्पीड, एंड दैट कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज नोन एज द टर्मिनल वेलोसिटी. अब इसमें है क्या कि टर्मिनल वेलोसिटी कब अटेन होता है? व्हेन द अपथ्रस्ट, किसी भी विस्कस मीडियम में या किसी लिक्विड में या एयर में, फ्लूइड में, जब भी किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाता है तो एक अपथ्रस्ट हमेशा लगता है, अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ, और एक विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लगता है. और जब कभी वेट ऑफ द बॉडी इज बैलेंस्ड बाय द अपथ्रस्ट एंड द फोर्स ऑफ विस्कस फोर्स, then body attains a constant speed. That constant velocity attained by spherical body or any body in the viscous medium, it is known as the terminal velocity. हिंदी में इसको टर्मिनल, सीमांत वेग, मतलब एक सीमा में जाने के बाद अंतिम में जो उसकी वेलोसिटी पैदा होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज नोन एज द टर्मिनल वेलोसिटी. तो हिंदी में इसको सीमांत वेग कहते हैं, वेग माने वेलोसिटी. अब यहाँ पे suppose a body, spherical body of radius r, when it is dropped in a fluid, then the viscous force F is equal to 6 pi eta r b, and upthrust, ये विस्कस फोर्स हमारे पास हो जाएगा. उस पर जो विस्कस फोर्स लगेगा, अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया, 6 पाई ईटा आर बी, विस्कस फोर्स, एंड अपथ्रस्ट, upthrust u is equal to
अगर मान लेते हैं कि जो लिक्विड है, ये पूरा लिक्विड, इसकी डेंसिटी रो सिग्मा है, और जो बॉडी है स्फेरिकल बॉडी, इसकी डेंसिटी अगर रो है, रो बी द डेंसिटी ऑफ द स्फेरिकल बॉडी एंड सिग्मा बी द डेंसिटी ऑफ द विस्कस मीडियम। इस विस्कस मीडियम की जो डेंसिटी है ये सिग्मा। अब थ्रस्ट कितना होता है? अब थ्रस्ट मतलब कोई भी बॉडी जब किसी पानी में, लिक्विड में डुबाई जाती है तो अपनी वॉल्यूम के बराबर वाटर को डिस्प्लेस करती है। तो अब थ्रस्ट हमारे पास होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ थ्रस्ट 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो वॉल्यूम हो गया। डेंसिटी सिग्मा अपने वॉल्यूम के बराबर। सिग्मा किसको डिस्प्लेस करती है? इसको डिस्प्लेस करेगी ना, लिक्विड को। अगर जितना लिक्विड इसका डेंसिटी अगर अधिक होगा तो वॉल्यूम तो उतना होगा, डेंसिटी अधिक होगा, तो ये अपथ्रस्ट ज़्यादा लगता है। इसीलिए समुद्र में तैरना ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसमें जो साल्टी वाटर होता है तो उसकी डेंसिटी अधिक होती है। डेड सी में कोई सामान फेंक दिया जाए तो डूबता नहीं। उसका रीज़न क्या है कि डेड सी में डेंसिटी बहुत ज़्यादा साल्टी है, तो होता क्या है कि वो उसकी डेंसिटी बहुत हो तो अपथ्रस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हियर अपथ्रस्ट इट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास और जी का मल्टीप्लाई कर दो, ये अपथ्रस्ट हो गया। अपथ्रस्ट 4/3 पाई आर क्यूब। एंड वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ बॉडी इट इज इक्वल टू, मतलब W इट इज इक्वल टू mg। एंड वेट mg मतलब 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी। रो इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, ये तो समझ में आता होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। व्हेन बॉडी अटेन्स द टर्मिनल वेलोसिटी, या ये कह सकते हैं कि व्हेन द वेट ऑफ द बॉडी इज बैलेंस्ड बाय द अपथ्रस्ट एंड द विस्कस फोर्स। लिखो, व्हेन द अपथ्रस्ट plus viscous force it is equal to the weight, then body attains the terminal velocity, and here upthrust and the viscous force it is equal to the weight of the body। यही वो कंडीशन होती है कि बॉडी अटेन्स द टर्मिनल वेलोसिटी। तो लिखेंगे कि व्हेन u plus f it is equal to w। हम u क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब अपथ्रस्ट सिग्मा जी प्लस 6 पाई ईटा आर बी इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी। इज इट क्लियर टू ऑल? ये तो समझ में आ रहा होगा। नाउ सिक्स पाई ईटा आर बी इट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। ध्यान रखिए, हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इसमें जब देखोगे इट कम्स आउट टू बी 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इनटू जी। इज इट क्लियर? ये कितनी वैल्यू है? 6 पाई ईटा आर बी। अब इसमें देख लो तो हमारे पास v इज इक्वल टू, टर्मिनल वेलोसिटी आएगी, इट इज 4 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा जी अपॉन 3 इंटू 6 पाई
थीटा आर। हमने कुछ किया नहीं, इसको ट्रांसफर कर दिया इधर। अब वैल्यू देखो कट पिट जाएगा, कुछ न कुछ कटेगा ना। हाँ, तो हमारे पास आर एक दिया जाएगा, इट इज आर स्क्वायर, पाई कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 2 3 जा। तो हमारी जो टर्मिनल वेलोसिटी है इट इज 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन थीटा। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी। ये ध्यान रखना, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी। जो ग्राफ ड्रा किया जाता है वेलोसिटी और टाइम के बीच, ये देखा जाता है कि ए ऐसे है, ये हमें हमेशा कुछ समय के बाद एक कांस्टेंट स्पीड गेन कर लेता है। शुरू में एक्सेलरेटेड होता है, बाद में धीरे धीरे कम होते होते कांस्टेंट स्पीड को गेन कर लेता है। यही हमारे पास एक टर्मिनल, यही हमारा टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ बना, जब भी बॉडी को ड्रॉप किया जाता है, कभी थोड़ा सा गहरा पानी हो, अगर एक कॉइन को ऐसे डालो तो शुरू में तेजी से बढ़ता है, बाद में धीरे 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 जाता है। पानी में देखते हो ना, शुरू में तेजी से जाता है, बाद में धीरे धीरे जाना शुरू होता है। तो वो वही टर्मिनल वेलोसिटी होगी। तो ये हमारा ग्राफ बनता है वेलोसिटी टाइम के बीच अगर हम बनाते हैं, तो ये हमारा कुछ समय के बाद शुरू एक्सेलरेटेड मोशन है, बाद में एक टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेता है, ये एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन है स्टार्टिंग में, और इसके बाद वो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। जब टर्मिनल वेलोसिटी हो जाता है, यूनिफॉर्म स्पीड आ जाती है, तो दैट एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 हो जाता है, नो एक्सेलरेशन। अब हम टर्मिनल वेलोसिटी के फार्मूले से क्या देख रहे हैं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इट मीन्स टर्मिनल वेलोसिटी उस बॉडी की अधिक होगी जिसका रेडियस अधिक होगा, और यही रीजन है कि जो बिगर ड्रॉप होते हैं, रेन वाटर के जो बिगर ड्रॉप होते हैं, उनकी वेलोसिटी बहुत अधिक होती है। दिस इज द रीजन v is directly proportional to r square. It means the bigger liquid drops have the larger velocity. So the bigger liquid drops fall with the larger velocity in the viscous medium. Larger velocity से आते हैं। एक पानी की झींसी होती है ना, झींसी उसी जानते हो ना, झींसी उसी सुने हो ना? अरे हाँ सर, क्या छोटी छोटी बूंद है। हाँ सर। हाँ, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हिंदी क्या की जो सर? व्यवहारिक हिंदी को भी बोलना शुरू कर इंग्लिश भी नहीं आया अभी तक अच्छे से। हाँ, तो देखो अच्छा, वो तो जो छोटी छोटी बूंद आती है, तो जैसे फवारे जैसे लगता है ना, फुहारा जिसको कहते हैं, तो वो हमको चोट नहीं करती, लेकिन जब वो बड़ी बड़ी गिरती है, पट गिरती है, तो लगता है चोट लगती है, क्योंकि उसकी ये जो है टर्मिनल वेलोसिटी अधिक होती है। तो बिगर ड्रॉप है द लार्जर टर्मिनल वेलोसिटी। बात समझ रही? और देखो, और भी किस पर डिपेंड करता है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो माइनस सिग्मा। यह रो माइनस दोनों के डेंसिटी के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। इफ, अब फर्स्ट केस में लिखेंगे, इफ रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, ग्रेटर देन सिग्मा, अगर जो मटेरियल है, जो हमारा बॉडी स्फेरिकल बॉडी, अगर उसकी डेंसिटी विस्कस मीडियम की डेंसिटी से अधिक है, तो बॉडी अटेन्स ए टर्मिनल वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बॉडी अटेन्स ए टर्मिनल वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन।
ध्यान रखिए। तो इसीलिए पानी की जो बूंद होती है वो डाउनवर्ड आती है विथ टर्मिनल वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड से आती है। ये जो वाटर ड्रॉप आता है बारिश के दिनों में, ये हमेशा टर्मिनल कांस्टेंट स्पीड से आता है। अगर बड़ी ड्रॉप होगी तो बड़ी स्पीड से आएगा, लेकिन जो भी स्पीड है उसमें एक्सेलरेशन नहीं होता, ध्यान रखना। दैट कम्स टू अस विथ जीरो एक्सेलरेशन एंड कांस्टेंट वेलोसिटी। हियर it means body attains a terminal velocity downward direction। और देखेंगे if rho is less than sigma, इसका मतलब कि जो डेंसर मीडियम है, जो विस्कस मीडियम है, उसकी डेंसिटी जो बॉडी की डेंसिटी से अधिक है, तो बॉडी अटेन्स ए टर्मिनल वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन। बॉडी अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी, तो ये हमारे पास बॉडी अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन। पानी का बुलबुला बबल पानी के अंदर से ऊपर आता है कि नहीं, देखे होगे कभी कभी, वो टर्मिनल वेलोसिटी से आता है। क्यों? पानी के बुलबुला जो होता है, बुलबुला जानते हो ना, तो उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, इसीलिए नीचे से ऊपर आता है और टर्मिनल वेलोसिटी से आता है। ध्यान रखिए, बॉडी अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी in upward direction, in upward direction। और if rho is equal to sigma, then मतलब दोनों की डेंसिटी अगर बराबर है, then the body remains suspended in the viscous medium, then the body remains suspended in the viscous medium, body remains suspended in the viscous medium। इधर जैसे हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, अभी तुम लोग हो ना, तो डस्ट पार्टिकल को ये डिस्टर्ब कर रहे हो। अभी चले जाओगे और सुबह अगर इसे पोछा ना जाए तो होगा क्या कि डस्ट पार्टिकल अभी सस्पेंडेड है, वो उनकी डाउनवर्ड में टर्मिनल वेलोसिटी धीरे धीरे बहुत कम है। इस सब स्पेस में, चूँकि हमारी नेकेड आई इन डस्ट पार्टिकल को देख भी नहीं पाती, ये डस्ट पार्टिकल हैं चारों तरफ, ये सस्पेंडेड है। ये पूरा विस्कस मीडियम है, और विस्कस मीडियम में ये जो हमारे डस्ट पार्टिकल हैं, ये या तो सस्पेंडेड हैं और या तो बहुत धीरे स्पीड से आ रहे हैं। इतनी कम स्पीड, उनकी डेंसिटी नियर अबाउट इक्वल है, तो इनकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये भी बहुत कम होगी। ये धीरे धीरे आएंगे ज़मीन पर, धीरे धीरे आएंगे। और अभी हो तो कोई बात नहीं, इनको डिस्टर्ब कर रहे हो। जब निकल जाओगे और दूसरे दिन आओगे, कितनी सफाई हुई रहे, डस्ट जरूर दिखती है, क्योंकि फिर कोई डिस्टर्ब करने वाला है नहीं। वो धीरे 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 आकर के, और जहाँ पर भी टेबल वगैरह कुछ खुला है और थोड़ा स्मूथ चीज़ पर ज़्यादा दिखता है, उनकी प्रेजेंस दिखती है। अगर कपड़ा वगैरह है तो अभी झोले गिर जाए तो कहाँ पता लगेगा, खूब तगड़ी लेयर गिरे तब ना पता लगेगा बैग में, क्योंकि वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसमें सरफेस की इतनी जगह है, उसमें बैठ जाएंगे, लेकिन इसमें बैठने की जगह नहीं है, इस नाते दिखते। इसीलिए घर कितना साफ करके जाओ, 2 दिन बाद लौटो तो डस्ट पार्टिकल हर जगह दिखते हैं। उसका रीज़न यही है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी, जो हमारा बादल है ना, क्लाउड, ये जो है ये टर्मिनल वेलोसिटी से ही चलता है। कभी कभी नीचे आता हुआ प्रतीत होता है, कभी ऊपर जाता है, क्योंकि वो डेंसिटी पर डिपेंड करता है। वो भी तो सस्पेंडेड ही है, ऐसा था ना कोई वो ये सीमेंट की तरह दीवार है बादल की, दीवार तो है नहीं, वो मॉइस्चर है, एयर है, और मॉइस्चर एयर के कॉम्बिनेशन मिल करके वो बादल जैसा दिखता है हमें, और वो ऐसे फ्लोट करता है। कभी कभी बहुत धीरे धीरे नीचे आता है,
कभी बहुत धीरे धीरे ऊपर जाता है, कभी रिमेन सस्पेंडेड होता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द टर्मिनल वेलोसिटी, दैट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड द डेंसिटी ऑफ द क्लाउड। बात समझ में आ रही? तो ये हमारा एप्लीकेशन इसका टर्मिनल वेलोसिटी। चलो फिर देखो। इसके बाद क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, कितना टॉपिक था। इसके बाद हम लोग को पढ़ने टर्मिनल वेलोसिटी के बाद स्ट्रीम लाइन, टर्बुलेंट फ्लो, लैमिनर फ्लो, ये सब पढ़ने हैं। स्ट्रीम लाइन क्या होता है? स्ट्रीम लाइन, टर्बुलेंट फ्लो, देखो स्ट्रीम लाइन जरा देखना, स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब क्या होता है? द ऑर्डर्ड फ्लो ऑफ द फ्लूइड is known as the streamline flow. The ordered flow of fluid is known as the streamline flow. देखो ऑर्डर्ड फ्लो का मतलब एक डिफिनिट ऑर्डर में फ्लो होना, इसे हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। जब मंद गति से हवा चलती है ना, मतलब स्लो मोशन में, तो वो हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। स्ट्रीमलाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हर पॉइंट पर इनकी वेलोसिटी फिक्स होती है। अभी जब हम यहाँ से कहते हैं कि जाओ, तो तुम लोग चलते हो, तो अभी सीढ़ी के पास सबकी स्पीड फिक्स हो जाती है, कम हो जानी है। उसके बाद जब स्पेस पा जाते हैं सबकी स्पीड, लेकिन ऑर्डर्ड फ्लो होता है, सब एक निश्चित लाइन बना करके, ये ऑर्डर्ड फ्लो इसी कहते हैं। द ऑर्डर्ड फ्लो ऑफ फ्लूइड इज नोन एज द स्ट्रीमलाइन फ्लो। एक स्ट्रीम में चलते हैं, स्ट्रीम ऑर्डर मैंने स्ट्रीमलाइन फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो भी, टर्बुलेंट फ्लो इसके बाद है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि एट ईच पॉइंट द वेलोसिटी इज फिक्स्ड फॉर द फ्लूइड पार्टिकल्स। फ्लूइड पार्टिकल्स की हर पॉइंट पर वेलोसिटी फिक्स होती है। And the tangent at any point gives the direction of the streamline flow. Tangent at any point gives the direction of the velocity. ये हमारे पास वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये स्ट्रीमलाइन। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? zigzag फ्लो ऑफ दिस टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो ऑफ लिक्विड या फ्लूइड। टर्बुलेंट फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब द zigzag मोशन, zigzag मोशन zigzag motion of fluid, zigzag motion of liquid। लिक्विड को हम फ्लूइड भी कर लेते हैं। zigzag motion of the liquid, ठीक है। फ्लूइड के अंदर आता है लिक्विड। हाँ, फ्लूइड में लिक्विड आ जाता है, मतलब फ्लूइड समझना, क्योंकि हाँ zigzag motion आप द फ्लूइड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। zigzag motion ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड में लिक्विड लिख लो, ज़्यादा बेटर होगा। तो zigzag motion of fluid is known as the turbulent flow of liquid, turbulent flow of fluid, ऐसे turbulent flow of fluid zigzag में चलता है, इसे हम turbulent कहते हैं। at each point velocity is not fixed, हर पॉइंट पे वेलोसिटी फिक्स नहीं होती। अभी जैसे तुम चलते हो, अचानक दौड़ जाते हो, इस लाइन को क्रॉस करके उस लाइन को क्रॉस करके इस लाइन में, दो लाइन बना दिया जाता है, ये इधर चला उधर चला गया, और फिर भगदड़ हो जाती है। तो ये हमारा टर्बुलेंट, सिगरेट का धुआं वो देखते हो ऐसे से घूम के जाता है, एक टर्बुलेंट फ्लो होता। टर्बुलेंट, इट इज नॉट स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो होता है।
सिगरेट जब कोई पीता है तो जब धुआं उड़ाता है तो ऐसे घूमते हुए जाता है, इसे टर्बुलेंट टोर्नेडो तूफान आ जाता है जो, हाँ तो वो पूरा देखते हो ना, कभी स्ट्रीम लाइन नहीं होता, लेकिन जब मंद मंद हवा चलती है दिल के तार को झंकृत कर जाए तो वो होता है हिंदी टीचर। तो क्या देखते हो ना कि हाँ पानी में लहर को तो टर्बुलेंट होता है, लेकिन जब मंद हवा चले बढ़िया से उससे हम स्ट्रीम लाइन फ्लो करते हैं। बात समझ आ रही है? एकदम सामान्य स्पीड से अगर चलता है, जैसे तुम लोग लाइन बना के यहाँ से जाते हो, एक ऑर्डर्ड फ्लो होता है, इसे स्ट्रीम लाइन कहते हैं, और यहीं से निकलते हो धड़ से भाग जाते हो भगदड़, वो टर्बुलेंट फ्लो हो गया। लाइन है कोई इधर इसमें चला गया, इधर इसमें चला गया, और फिर जिग जैग मोशन में चलने लगते हो तो फिर इसे कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। अच्छा, टर्बुलेंट फ्लो और स्ट्रीम लाइन फ्लो डिसिप्लिन में बड़ी ताकत होती है। डिसिप्लिन का अपना इंपॉर्टेंस है। तो ये डिसिप्लिन वे में जो है ये विनाशकारी हो जाता है, ये यूजफुल बनता है। अभी इलेक्ट्रॉन इसमें है, सब जिग जैग मोशन में है, जब इसको डिसिप्लिन वे में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे देते हैं तो चारों तरफ लाइट पंखा सब चलने लगता है। इसीलिए कहा जाता है हरदम डिसिप्लिन में रहे। डिसिप्लिन में कंस्ट्रक्शन होता है, इनडिसिप्लिन में डिस्ट्रक्शन होता है। सुनामी आई या लोगों को आज तक याद है, लेकिन नॉर्मल जब फ्लो होता है तो लोगों को याद नहीं, क्योंकि वह निर्माण करता है और सुनामी ने विनाश कर दिया था। इसीलिए डिसिप्लिन का बड़ा इंपॉर्टेंट। ये इनडिसिप्लिन वाटर जो होता है, इनडिसिप्लिन टर्बुलेंट, तो ये चीज़ें हमारी। फिर लैमिनर फ्लो जरा देखो, अच्छा कुछ टर्म्स हैं नए नए, इसको हमें जानना होगा। लैमिनर फ्लो ऑफ फ्लूइड, लैमिनर फ्लो ऑफ फ्लूइड, फ्लो ऑफ फ्लूइड। If the layer of a fluid appears to slide, if one layer of the fluid appears to slide over the other layer, then this is known as the laminar flow. एक लेयर दूसरे लेयर पर स्लाइड जैसे मालूम हो रही है, छोटी छोटी टाइट जो होती है, मैंने वो जो है पानी का धीरे धीरे फ्लो होना, तो लगता है पानी की कई लेयर है, एक लेयर दूसरे लेयर पे सरक रही है, तो हम उसे कहते हैं लैमिनर फ्लो ऑफ फ्लूइड। द फ्लो, ए टाइप ऑफ फ्लो इन विच वन लेयर ऑफ द फ्लूइड अपीयर्स टू स्लाइड ओवर द अदर लेयर, then this is known as the laminar flow। तो बात समझ आ रही ना? तो it is a type of flow in which the one layer of the fluid appears to slide over the other layer of the fluid, it is known as the laminar flow। इसके बाद आता है वेलोसिटी प्रोफाइल। वेलोसिटी प्रोफाइल, देखो वेलोसिटी प्रोफाइल है क्या, ये देख लेना थोड़ा, कि अगर एक नॉन विस्कस मीडियम है तो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड विल बी सेम एवरीवेयर, देन द वेलोसिटी प्रोफाइल विल बी प्लेन। ध्यान रखना, अगर किसी नॉन विस्कस मीडियम में, नॉन विस्कस मीडियम, मतलब ए टेंजेंट ड्रॉन एट एनी इंस्टेंट इन द नॉन विस्कस मीडियम, दिस गिव्स द वेलोसिटी प्रोफाइल। तो वेलोसिटी प्रोफाइल इज प्लेन इन द नॉन विस्कस मीडियम, बिकॉज एट द ईच पॉइंट नॉन विस्कस में फ्रिक्शन हो ही ना, तो सबकी वेलोसिटी सेम होगी, तो वेलोसिटी प्रोफाइल विल बी प्लेन। बट द विस्कस मीडियम अगर है तो यहाँ पे वेलोसिटी देखो कम, यहाँ पे वेलोसिटी अधिक, इसकी वेलोसिटी अधिक,
ऐसे वेलोसिटी अधिक होती चली जाएगी, बीच में वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो ये देखो यहाँ जो वेलोसिटी प्रोफाइल होगा दैट विल बी पैराबोलिक, इट इज पैराबोलिक। ये विस्कस मीडियम, विस्कस मतलब फ्रिक्शनल मीडियम और ये नॉन विस्कस मीडियम, बात समझ रहे हैं। अब विस्कस मीडियम है तो यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा है, यहाँ सरफेस पे, यहाँ पे थोड़ी बढ़ जाएगा, बीच में मैक्सिमम हो जाएगा। एट एनी इंस्टेंट अगर हम एक टेंजेंट ड्रा करें तो दिस टेंजेंट विल, दिस वेलोसिटी प्रोफाइल विल बी पैराबोलिक, इसे हम पैराबोलिक कहते हैं, ध्यान रखना। और फिर आता है टर्मिनल वेलोसिटी, कभी टाइमिंग हो जी 35 मिनट से। और एक और टॉपिक है इसमें, इट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी, नोट कर लो क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी।